हेलो स्टूडेंट, लेक्चर तीसरा में लेक्चर 3 में हमने पिछले 2 लेक्चर में ये समझ लिया था कि इंजीनियरिंग क्या होता है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वर्क कैसे किया जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम से कैसे इलेक्ट्रिक वर्क को किया जाता है। इसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन को कैसे मूव करते हैं, कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉन को उसके कक्षा से, उसके आर्बिटल से। उसकी 3 विधि थी, तीनों विधि आपने देख लिया। 2 विधि थी उसकी, 2 विधि थी जिसमें से कि पहला विधि था आपका एक्साइटेशन और दूसरी विधि थी जो आयनाइजेशन। इसको दोनों ने आपने देखा। इसके बाद आयनाइजेशन की विधि से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने के बाद कंडक्टर के कक्षा से, और बाहर निकलने के बाद उसको फिर मोशन कराते हैं। मोशन आपने देखा था कि मोशन हम बताए थे कि 3 टाइप का था। पहला जो मोशन था वो था डिफ्यूजन, जिसका यूज हम बताए थे कि यूज इसका इलेक्ट्रॉनिक्स में चल के किया जाएगा। इलेक्ट्रिकल में डिफ्यूजन का यूज नहीं किया जाता है। जैसे डिफ्यूजन से डिफ्यूजन करंट भी होता है, यदि आप ध्यान दिए होंगे तो सेमीकंडक्टर डिवाइस में ये पढ़ा होगा आपने। दूसरा था ड्रिफ्टिंग, जिसको हमने बताया था कि ड्रिफ्टिंग के ही सहायता से हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएंगे कंडक्टर के अंदर। और एक था पोलराइजेशन। पोलराइजेशन तीसरा मोशन है, लेकिन इसकी केवल बैटरी में यूज करेंगे, बैटरी में। और जो आपकी डिफ्यूजन है उसका यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर में, और ड्रिफ्टिंग का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, मतलब कंडक्टर में। ऐसे इसको तीनों याद रखेंगे। इसके बाद ड्रिफ्टिंग के बाद इसको करें, उसको जो है कि निकालते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, कंडक्टर के अंदर। अब आपको पढ़ना है कि क्या मैकेनिज्म है या करंट की थोड़ा डिफिनीसन आप समझ लीजिए। करंट अभी बाद में आगे चल के पढ़ा जाएगा। करंट का डिफिनीसन ये होता है, कोई भी चार्ज को जब किसी भी एक डायरेक्शन में समय के साथ गति कराते हैं या समय के साथ रेस्पेक्ट टू टाइम गति कराते हैं तो उसको ही विद्युत धारा बोलते हैं, ठीक है। तो अब सोचिए कि यदि हम ड्रिफ्टिंग करा रहे हैं, ठीक है, कंडक्टर में हम ड्रिफ्टिंग करा रहे हैं, तो इसका मतलब कि इसके वजह से कंडक्टर में एक करंट भी फ्लो होगा, क्योंकि चार्ज का मोशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चार्ज मोशन रेस्पेक्ट टू टाइम, इसी को हम करंट बोलते हैं, करंट। अब सोचिए कि यदि हम कहीं भी यदि चार्ज का जो मोशन होगा, यदि डिफ्यूजन कराएंगे, ध्यान से देखिएगा, डिफ्यूजन मोशन होगा, डिफ्यूजन, तो इसका मतलब कि उस सेमीकंडक्टर में या कंडक्टर जो भी होगा उसमें आपका डिफ्यूजन करंट जनरेट होगा या पैदा हो जाएगा। डिफ्यूजन करंट, जिसको आगे चल के आप पढ़ेंगे। जैसे आप पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइस भी पढ़ते हैं आप, तो आपने देखा होगा डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन करंट को ऐसे डिनोट करते हैं, डिफ्यूजन करंट। तो सुनिए डिफ्यूजन करंट कहाँ से आ गया, तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे जैसे चार्ज को मोशन करेगा, 3 ही मोशन है उसका, एक तो पोलराइजेशन है, ड्रिफ्टिंग है, डिफ्यूजन है। तो जब डिफ्यूजन करेगा यदि सेमीकंडक्टर के अंदर, तो उस समय जो करंट हम बोलेंगे उसको बोलेंगे कि ये डिफ्यूजन करंट है, जिसको आई डिफ्यूजन से डिनोट करेंगे। यदि यही ध्यान दीजिए कि यदि कंडक्टर के अंदर हम ड्रिफ्टिंग कराते हैं, एक्सटर्नल सोर्स, ध्यान रखिएगा, ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स, ड्रिफ्टिंग ड्यू टू एक्सटर्नल सोर्स लगा करते हैं, बिना बैटरी का या बिना ईएमएफ का ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए जो है कि बैटरी लगानी पड़ती है,
ड्रिफ्टिंग यदि कराएंगे तो सोचिए कि ये कंडक्टर के अंदर होता है, तो कंडक्टर के अंदर अब एक करंट होगा जिसको नाम दिया जाएगा ड्रिफ्टिंग करंट। ड्रिफ्टिंग करंट जिसको आईडी से, आईडी कहीं कहीं कैपिटल में भी लिख दिया जाता है ऐसे, आईडी, ठीक है, ये ड्रिफ्टिंग करंट है। अब ध्यान रखिएगा कि क्या होता है कि जब हम आयनाइजेशन की सहायता से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले हैं कंडक्टर में, उसमें 3 प्रकार की गति हो सकती है। एक डिफ्यूजन हो सकता है, एक आपका ड्रिफ्टिंग हो सकता है, एक आपका पोलराइजेशन हो सकता है। तो पोलराइजेशन तो बैटरी में होगा, हमने इसको स्किप कर दिया। डिफ्यूजन सेमीकंडक्टर में होगा। तो आपको बताएं कि जो करंट का मेनली जो डिफिनीसन है, कि करंट का ये डिफिनीसन है, ठीक है, कि चार्ज मोशन यानी कि चार्ज की जो गति है रेस्पेक्ट टू टाइम, वो करंट कहला जाएगा। सोचिए कि यदि डिफ्यूजन होगा तो वहाँ पे डिफ्यूजन करंट जनरेट होगा, यदि ड्रिफ्टिंग होगा तो वहाँ पे ड्रिफ्टिंग करंट जनरेट होगा, जिसको आईडी से प्रदर्शित करेंगे, आईडी से, ड्रिफ्टिंग करंट। तो यही आपको जानना है, मैकेनिज्म समझना है आपको करंट का। कंडक्टिंग इन मेटल, मेटल का मतलब कंडक्टर के अंदर कैसे जो है कि ड्रिफ्टिंग करंट, कैसे ड्रिफ्टिंग करंट आपका होता है, जनरेट होता है, क्या क्या होता है, वो चीज़ें आपको इसको बेहतरीन तरीके से समझना है। देखिए, मेटल इसलिए कि एवरी मेटल हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लिख दे रहे हैं कि एवरी कंसेप्ट है, ठीक है, एवरी मेटल हैज़ ए लार्ज नंबर, हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। कॉपर का लिखवाए थे आपको, कितना होता है, ठीक है। अब ये समझिए कि एवरी मेटल हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। दूसरा इसी में दूसरी चीज़ें कि जब लार्ज नंबर फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उस बॉडी में या उस कंडक्टर में जिस तरह से गैस में मॉलिक्यूलर होते हैं और वो एक रैंडमली गति करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, उसी तरह से रैंडमली मोशन करते हैं इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो लिख सकते हैं आप कि इसी में आगे लिख लीजिए, randomly within the body of the conductor somewhat like the molecules in a गैस। इसका मतलब है कि कोई भी मेटल होता है, ठीक है, कोई मेटल है तो वो एक लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रखता है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस बॉडी में, उस कंडक्टर में या उस कंडक्टर के बॉडी में इस तरह से रैंडमली मोशन करते हैं जैसे कि गैस के अणु मोशन करते हैं, ठीक है। और इनका अब जो मोस्ट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, और उनका एवरेज स्पीड जो होता है फ्री इलेक्ट्रॉन का एवरेज स्पीड, ठीक है, वो हाई होता है। यानी कि जब कभी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एक रैंडमली मोशन करता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा है, रैंडमली मोशन करता है, तो रैंडमली मोशन करता है तो उसका एवरेज स्पीड काफ़ी ही बेहतर होता है, काफ़ी अच्छा होता है। तो लिख लीजिएगा द एवरेज स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज sufficient हाई, ये हाईली लिख सकते हैं, हाईली ये लगभग होता है 10 के पावर -15 मीटर पर सेकंड, इतना होता है। और ये कितने पे, एट रूम
टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे उसकी स्पीड बहुत ही अच्छी खासी होती है। समझिए कि 1 सेकंड में 10 के पावर, एक मिनट, ये 10 के पावर -50 नहीं है, 10 के पावर 5 है। ये आपका 10 के पावर 5 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में लगभग 1 लाख मीटर चलता है। या इसको और बेहतर से समझिए तो थोड़ा सा और इसको समझ सकते हैं। ये आपका ये है, ठीक है, मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर में बना सकते हैं, कितना, 100 किलोमीटर। अरे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो इस तरह से इसमें हो गया आपका 100 किलोमीटर पर सेकंड। अब समझ लिए कि इतनी अच्छी खासी स्पीड है कि लाइट की स्पीड, समझ, लाइट की स्पीड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये समझिए कितना है, ये 10⁵ है, केवल 1000, थोड़ा बहुत अंतर है, मतलब कि 10⁵ का अंतर है। अब समझिए कि 100 किलोमीटर पर सेकेंड या 10⁵ मीटर पर सेकेंड उसकी एवरेज स्पीड होती है रूम टेम्परेचर पे। जब किसी भी कंडक्टर को या किसी भी मेटल को यदि लिया जाता है तो उसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी गति इतनी अच्छी खासी होती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये जनरेट होता है, आप सोचेंगे कि सर आपने ये बताया था कि जब कभी भी चार्ज को मोशन कराया जाता है तो उसमें या तो डिफ्यूजन होगा या ड्रिफ्टिंग होगा या पोलराइजेशन होगा। कोई भी यदि मोशन होता है तो उसके वजह से, चार्ज के मोशन की वजह से रिस्पेक्ट टू टाइम करंट जनरेट हो जाता है, ठीक है, करंट पैदा होता है। यदि डिफ्यूजन मोशन हो रहा है तो डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्टिंग हो रहा है तो ड्रिफ्टिंग करंट पैदा हो रहा है। तो इसका मतलब कि इवरी मेटल जो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, जिनकी स्पीड बहुत ही अच्छी खासी है, लगभग 100 किलोमीटर पर सेकेंड, यदि इतनी स्पीड है तो इसका मतलब कि किसी भी हम कंडक्टर या कॉपर वायर को हम लेते हैं, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है और उसका एवरेज स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब कि उसको कहीं भी हम लगा दें कॉपर वायर को तो उसमें करंट पैदा हो जाना चाहिए, क्योंकि चार्ज यदि चलता है या इलेक्ट्रॉन यदि गति करती है तो रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में गति करती है तो वही करंट होता है, यानी करंट जनरेट होना था। लेकिन ऐसा तो है नहीं, यदि हम कॉपर वैसे ही लेते हैं जिसमें कनेक्शन नहीं दिए रहते हैं यदि, तो कोई भी बिजली नहीं पैदा होती है, कोई भी करंट नहीं पैदा होता। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो इस मैकेनिज्म को हम थोड़ा सा ध्यान समझते हैं। और एक कॉपर का ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन ये है कि यदि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इतना है, क्वेश्चन से यहाँ लिख दे रहे हैं, मोर फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल and very large average स्पीड कितना, लगभग अप्रॉक्सीमेटली कितना है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। देन तब द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट इन कंडक्टर, मतलब कि तब इलेक्ट्रिसिटी क्या जनरेट हो जानी चाहिए कंडक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी होता है। मतलब कि ये क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि मोर फ्री इलेक्ट्रॉन है किसके, मेटल में, और उनका जो एवरेज स्पीड है वो भी बहुत ज़्यादा है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड है। तब बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या जनरेट होती है कंडक्टर में। तो आपको इसमें कंडक्टर में थोड़ा सा ध्यान समझना है, ठीक है। जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है तो चार्ज पे, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो ई है इस पे माइनस चार्ज होता है, ठीक है। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में आप जानते हैं कि प्रोटॉन होता है
और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल चार्ज होता है जिसमें कोई आवेश नहीं होता है, 0। प्रोटॉन पे चार्ज होता है, कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इसका मतलब कि जो न्यूक्लियस है, नाभिक है, उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसमें न्यूक्लियस भरे पड़े हुए हैं, जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन उतना ही समझ लीजिए कि न्यूक्लियस भी है अप्रॉक्सीमेटली। तो इसमें प्लस चार्ज तो ऐसे भरे पड़े हैं, न्यूक्लियस नाभिक, और इसी में इलेक्ट्रॉन जो है कि मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, और बहुत ज़्यादा गति कर रहा है। तो जब वो गति करना स्टार्ट करता है तो अब क्या होगा कि वो कंटिन्यूस प्लस से टकराएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। जैसे गति करना स्टार्ट करेगा वैसे ही ये टकराना क्या करेगा, स्टार्ट करेगा, और टकराते टकराते एक समय ऐसा आएगा कि वो वहीं पे पहुंचेगा जहाँ से उसकी स्टार्टिंग समय थी। तो अब सोचिए कि जब कोलाइड हो रहा है, कोलाइड करने से उसकी डायरेक्शन बदल जा रही है इलेक्ट्रॉन की, और कोलाइड होने के बाद उसकी एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड वो 0 हो जाती है। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, ध्यान समझिए। पहले तो एवरेज स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड ठीक है, डिस्टेंस। एवरेज स्पीड में जो डिस्टेंस है जो ली जाती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एवरेज स्पीड में जो डिस्टेंस ली जाती है वो डिस्टेंस उस बीच की होती है, स्टार्टिंग पॉइंट उस समय निकाला जाता है, ठीक है। प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी आपने सुना होगा, यानी कि जो लास्ट वाला पॉइंट होता है, हिंदी में लिख दे रहे हैं अंतिम दूरी माइनस के प्रारंभिक दूरी बटे के समय अंतराल, समय अंतराल। ये अब अंतिम दूरी माइनस के प्रारंभिक दूरी, समय अंतराल। आप सोचिए कि ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है इतने ज़्यादा मात्रा में है, बहुत ज़्यादा एक तो मात्रा में, स्पीड उनकी एवरेज स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये जैसे ही स्पीड करना स्टार्ट करते हैं ये कोलाइड करने लगते हैं। और कोलाइड किस में करते हैं, जो इनका प्लस हिस्सा या नाभिक है उसे कोलाइड करते हैं, लगातार कोलाइड करते हैं। और लगातार कोलाइड करने से इनकी जो ये है, जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस, वो 0 हो जाता है, जिसकी वजह से एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यदि एवरेज वेलोसिटी ही 0 हो गई, एवरेज स्पीड 0, यदि एवरेज स्पीड 0 हो गई तो क्या होगा उस समय, करंट जो आई ड्रिफ्टिंग पैदा होना चाहिए था वो आई डी बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब कोई भी कंडक्टर आप लिए हैं, कैसा भी कंडक्टर है, उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, उसका एवरेज स्पीड रूम टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा है, इतना होने के बावजूद भी उसमें जो ड्रिफ्टिंग करंट होगा या जो करंट होगा वो 0 होगा। इसका सीधा सीधा रीज़न ये है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जब वो मोशन करना स्टार्ट करता है तो वो कोलाइड करता है, और कोलाइड करते करते उसका डायरेक्शन बदलने की वजह से वो वहीं पहुंच जाता है जहां से वो चलना स्टार्ट किया था। तो उसका हमेशा एवरेज स्पीड 0 होता रहता है, जिसकी वजह से आई का मान क्या होता है, 0 होता है। तो कभी भी यदि कंडक्टर है जो कनेक्ट नहीं है, मतलब डिसकनेक्टेड कंडक्टर है, कभी भी भले उसमें एवरेज स्पीड इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा है, लेकिन करंट का मान क्या होगा, हमेशा 0 होगा। इसको कंसेप्ट के तौर पे लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट लिखिए कि ऐसे करके लिख लीजिए कि ड्यूरिंग रैंडम मोशन द फ्री इलेक्ट्रॉन इज, ऐसे लिख लीजिए, ड्यूरिंग रैंडम मोशन द फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड माने टकराना, कोलाइड विथ पॉजिटिव आयंस,
पॉजिटिव आयंस का जो बताएं पॉजिटिव है उसमें एटम है, अगेन एंड अगेन मतलब कई बार टकराता है, उसका वो प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, अगेन एंड अगेन, ठीक है। एंड आफ्टर इच, जो हमने आपको समझाया वही लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो और आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। इच कोलिजन देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन, देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज there is no net flow of charge any particular डायरेक्शन। आपको ये भी बताया था कि एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा तभी करंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो निचोड़ होगा वो लिख लीजिए कि नो करंट इज इस्टेब्लिश in the conductor। इसका मतलब कि इतना सारा होने के बाद ये वही चीज़ आपको लिखवाएं कंसेप्ट में, जो चीज़ें आपको समझाएं यहाँ पे, ये है कि ड्यूरिंग रैंडम मोशन द फ्री इलेक्ट्रॉन कोलाइड विथ पॉजिटिव आयन अगेन एंड आफ्टर ईच कोलिजन देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज, देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन। इसके बाद आपका जो इसमें मेन जो टॉपिक है कि नो करंट इज इस्टेब्लिश, कोई भी करंट इस्टेब्लिश नहीं होता है इन द कंडक्टर के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें और सारे पॉइंटेड है जिसको आप अच्छे समझिए। देखिए, अब यदि कंडक्टर में एक्सटर्नल सोर्स लगा दें ड्रिफ्टिंग कराने के लिए, ड्रिफ्टिंग का आपने देखा था कि एक एक्सटर्नल सोर्स से हम ड्रिफ्टिंग कराते हैं, तो अब जैसे मान के चलिए कि ये कंडक्टर है और हमने इसको जो है कि एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये केवल आपको ड्रिफ्टिंग बताने के लिए ये सारी बैटरी वोटरी हम यूज कर रहे हैं, बाकी ये सब आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमने एक बैटरी लगा दी, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्सटर्नल एक सोर्स हमने लगा दिया, और जैसे एक्सटर्नल सोर्स लगाएंगे तो एक पॉजिटिव हिस्सा एक नेगेटिव हिस्सा, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी अभी आगे मिलेगा आपको, यदि जानते होंगे, आपने पढ़ा है तो जानता ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ये, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वैसे ही कुछ ना कुछ हिस्सा, जैसे इलेक्ट्रॉन का एवरेज स्पीड उस समय क्या हो जा रहा था, 0 हो जा रहा था। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन मोशन करना स्टार्ट होगा रैंडमली, ठीक है, रैंडमली मोशन करेगा, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सेलरेट करेगा। जैसे मान चलिए कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर जाने की कोशिश करेगा, वो पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा है वो अब इसको क्या करेगा कि एक्सेलरेट करेगा। इसका मतलब कि अब कोलाइड जो हो रहा था वो पहले की तुलना में कम कोलाइड होगा और हमें कुछ ना कुछ एवरेज स्पीड मिलेगी, ठीक है। एवरेज स्पीड हमें यहाँ पे कुछ प्राप्त होगा। फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड क्या करने पर, एक्सटर्नल सोर्स लगाने पर एवरेज स्पीड में फाइंड होगा। और जैसे ही आपका कोलाइड हो रहा था, जितने टाइम में कोलाइड हो रहा था उसको एक एवरेज टाइम बोलते हैं, और उस एवरेज टाइम को ही रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिएगा कि द एवरेज टाइम
time that an electron spends between two collisions is called relaxation टाइम, जिसको टा बोलते हैं, टा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी एवरेज टाइम पूछे कि एवरेज टाइम क्या होता है, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका पूछे, रिलैक्सेशन के नाम से ही ज़्यादातर पूछता है कि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो क्या बताएंगे, जब कभी भी कोलाइड होता है इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन के बीच में, जब कोलाइड होता है और कोलाइड में यदि हमने एक्सटर्नल बैटरी सोर्स लगा रखा है तो वो एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट होने के बाद जितना टाइम वो कोलाइड होने में जितना टाइम लगाता है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जिसको टा से डिनोट करते हैं। और इस रिलैक्सेशन जो टाइम होता है उसकी वैल्यू भी होती है रिलैक्सेशन टाइम की। तो रिलैक्सेशन टाइम जो होती है उसको लिख लीजिएगा यहाँ पे, इट्स वैल्यू इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 के पावर -14 सेकेंड। यानी कि जो कोलाइड होने का जो समय है वो आपके 10 के पावर -14 सेकेंड के टर्म में होता है। मतलब कभी भी ध्यान रखिएगा, जो रिलैक्सेशन टाइम है वो लगभग 10 के पावर -14 सेकेंड होता है। रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, जब आपका कोलाइड होता है या कोलिजन होते हैं, या जो आपके पॉजिटिव आयन है या नाभिक है जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो टकराते हैं, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया जिसकी वजह से वो एक्सेलरेट होगा, तो उसका जो है कि रिलैक्सेशन टाइम वहाँ पे निकल जाता है कि रिलैक्सेशन टाइम है जितने देर में वो टकरा रहा है या जितने कोलाइड कर रहा है, तो रिलैक्सेशन टाइम है। इसको आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए ध्यान से, जैसे मान चलिए कि ये आपका कंडक्टर है और हमने यहाँ पे एक एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया, ये पॉजिटिव या आपका नेगेटिव। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव चार्ज है और एक नाभिक है जो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब इसमें क्या था कि जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन तो फ्री है, फ्री मोशन है, रैंडम घूम रहा है ये, तो ये पॉजिटिव की तरफ जाता था और रैंडमली वो गति करता था जिसकी गति बहुत ज़्यादा होती थी। अब जैसे ही हमने एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया, इसमें जैसे ही एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये होता है, ध्यान से देखिएगा, E=V/L। जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी लेंथ के रेस्पेक्ट में, यदि किसी भी लेंथ यानी किसी भी कंडक्टर की लंबाई उसके रेस्पेक्ट में यदि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हम कर देते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, L लंबाई होगी इसकी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक देखा जाए तो कंडक्टर की लंबाई क्या होगी, L होगी। ठीक है, अब जैसे ही ये ई जैसे ही जनरेट होगा यहाँ पे, ये एक्सेलरेट पैदा कर देगा। एक्सेलरेट का मतलब क्या, ये पॉजिटिव को इधर अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव की तरफ, और जो ये नेगेटिव है ये इधर अट्रैक्ट होगा। ठीक है, लेकिन नेगेटिव को ध्यान में रखिए कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ उधर ही नहीं अट्रैक्ट होगा, वो तो इधर भी अट्रैक्ट होगा, इधर भी अट्रैक्ट होकर जाएगा। तो सोचिए कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया और जैसे ही इसने एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया, अब उसी चार्ज का, उसी इलेक्ट्रॉन का जो स्पीड है, जितना स्पीड था 10 के पावर 5 मीटर पर सेकेंड, अब वो स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जैसे वो स्पीड घटेगा, क्यों स्पीड घटेगा, अब ध्यान देखिए कि एक तो पॉजिटिव चार्ज ये है, ये इधर भाग रहा है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है जो रैंडमली मोशन कर रहा था, जो फ्री था, ये प्लस की तरफ जाएगा ही और इसके भी तरफ जाएगा। तो यदि मान के चलिए कि नेट फोर्स की हम बात करें कि अब इलेक्ट्रॉन पर नेट फोर्स कितना लगेगा, तो ये यदि FA है, ये FB है, तो जो नेट फोर्स लगेगा FA माइनस के FB, इसका मतलब कि पहले वाले फोर्स, पहले वाले वेलोसिटी, इसको ऐसे B
भी से समझ लीजिए, फोर्स से नहीं समझ में आ रहा है तो भी से भी समझ सकते हैं। अट्रैक्ट होगा तो ये इसकी वेलोसिटी इधर खींचेगी, भी ए से जाएगा, ये भी जाएगा, नेट वेलोसिटी जो हो जाएगी इसकी वो भी ए माइनस के भी बी हो जाएगी, ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, वेलोसिटी कम होगी पहले से। तो एक तो इसकी वेलोसिटी कम हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड आने से, और ये वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा मिनिमम हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। और इसी वेलोसिटी जो कांस्टेंट वेलोसिटी से जब ये गति करता है तो यही कांस्टेंट वेलोसिटी इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का मेटल के अंदर बहुत ही कम होता है, लगभग 10 के पावर -5 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए, इसके बाद देखिए इस फिगर में समझिए, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका नाभिक है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी एन है। जैसे ही हमने एक्सटर्नल सोर्स लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनको एक्सेलरेट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करेगा, वेलोसिटी का मान घटा देगा। और यहाँ पे इस सिचुएशन में जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन वो एक कांस्टेंट स्पीड से एक डायरेक्शन में क्या करने लगेगा, गति करने लगेगा कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको लिखवा दे रहे हैं हम, ध्यान समझिएगा, बहुत ही मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। पहला लिख लीजिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर continuous accelerate by the electric field, by the electric field. collision prevent their velocity from becoming large। मतलब एक्सलरेट करने की वजह से जो इसका लार्ज वेलोसिटी था वो घट के जो है कि कम हो जाता है। अब रिजल्ट क्या आएगा, तो लिख लीजिएगा कि द रिजल्ट इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड provide a small constant velocity। और किस डायरेक्शन में, टुवर्ड पॉजिटिव टर्मिनल, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल्स, ठीक है। यानी कि रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोवाइड करेगा एक छोटा सा कांस्टेंट वेलोसिटी टुवर्ड किसके तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट पॉइंट में था मेन ये है कि फ्री इलेक्ट्रॉन आर कंटिन्यूसली एक्सेलरेट, किसके द्वारा एक्सेलरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और कोलिजन प्रिवेंट यानी घटता चला जाएगी उसकी वेलोसिटी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा इसी में जो इम्पोर्टेंट है कि यही जो होता है आपका कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो लिख लीजिएगा दिस कांस्टेंट velocity is called the drift velocity।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसका ये समझ लीजिए कि आपका जो कांस्टेंट वेलोसिटी जो है उसी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और आपको पहले ही बताया था कि यदि ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई यानी ड्रिफ्टिंग की वजह से, तो उसी वेलोसिटी की वजह से आपकी क्या जनरेट हो जाएगा, वहाँ पे एक ड्रिफ्ट करंट पैदा हो जाएगा। ठीक है, पहले वही ड्रिफ्ट करंट क्या था, जीरो था, आईडी का मान ड्रिफ्ट करंट, और यही ड्रिफ्ट करंट आप क्या हो जाएगा, पैदा हो जाएगा आपका ड्रिफ्ट करंट। अब इसमें एक पॉइंट और लिखिएगा, द ड्रिफ्ट velocity the drift velocity of free electron is of the order (10⁻⁵ मीटर पर सेकंड। अब ये समझ लीजिए कि अब आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इतनी हो गई। पहली एवरेज वेलोसिटी कितनी थी, 10⁵ मीटर पर क्या सेकंड। अब इस वेलोसिटी पे आप इस वेलोसिटी पे आ गए हैं 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड। ठीक है, मतलब 1 मीटर चलने में भी कई घंटे लग जाएंगे। अब ये समझ सकते हैं आप कितनी वेलोसिटी कम हो गई है, मिनिमम हो गई है वेलोसिटी। इसमें एक पॉइंट और लिखिएगा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, समझ गए आप कि 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो लिखिएगा कि द ड्रिफ्ट वेलोसिटी is entirely responsible for electric current in the metal इसका मतलब ये समझ लीजिए कि आपका जो रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का, वो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये उठेगा कि यदि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का मुख्य रीजन है, मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, तो ये तो इसकी वेलोसिटी इतनी कम हो गई 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड, तो कैसे बिजली तुरंत हम यदि आपका स्विच ऑन करते हैं हम अपने रूम का, तो तुरंत लाइट क्विकली लाइट जल जाती है। इसका मतलब कि फिर तो ये कंसेप्ट गलती हो गया, लाइट तो जलना चाहिए 1 आध घंटे बाद, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही कम है, लगभग 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड है, 10⁻⁵ सेकंड है। यदि वेलोसिटी इतनी शायद इसकी रहती, जो हमने वेलोसिटी पढ़ रखा था कि एवरेज वेलोसिटी इसकी हो, तो यदि एवरेज वेलोसिटी के लगभग बराबर होता इतना, तब तो हम मानते कि चलिए ठीक है उसकी गति ज़्यादा है। लेकिन अब तो ये आपकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल के आई है, हमें पता चला है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ड्रिफ्टिंग के वजह से, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो जलने का है, तो उसका मुख्य रीजन क्या है, तो उसका मुख्य रीजन दूसरा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही प्रोपोगेशन, वो पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग
लाइट के वेलोसिटी से फैलता है, और वो लाइट के वेलोसिटी से फैलने के कारण वो चारों तरफ ही ड्रिफ्टिंग पैदा कर देता है इलेक्ट्रॉन के अंदर, और जैसे चारों तरफ ड्रिफ्टिंग पैदा होती है लाइट आपकी तुरंत जल जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का या इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक का जो मेन रीज़न है या जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक इतनी फास्ट फ्लो होती है वो जो है कि आपका प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब कि मेन जो मुख्य रीज़न है वो इलेक्ट्रिक, यदि कहा जाए फ्लो होने का या इलेक्ट्रिक इतनी फास्ट फ्लो होने की, यहाँ पे लिख दे रहे हैं फास्ट फ्लो, तो उसका मुख्य रीज़न क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड का फैलाव होना यानी प्रसार होना। इसके वजह से ये तेज़ी से लाइट आप घरों में बनती है। नहीं तो अब से आप जो ये भ्रम आपने पाल रखा था कि इलेक्ट्रॉन इतना फास्ट फ्लो होता है कि उसके वजह से जो है कि इलेक्ट्रिसिटी फास्ट फ्लो जलती है हमारे घरों में, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन की वास्तव में जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो तो कम हो गया, 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड हो गया है। अब इतना कम स्पीड में लाइट इतनी तेज़ी से जलेगी नहीं, तो इसका मतलब कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, जो प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो मुख्य रीजन है फास्ट फ्लो होने का। इसमें कुछ और मुख्य पॉइंट है, उसको भी सुन लीजिए। अब इलेक्ट्रिक जो करंट होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है, तो उसका रिलेशन होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो उसमें फ्लो हुई है, जिसको आईडी भी बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट या ड्रिफ्टिंग करंट, तो आई बराबर होता है NE AVD। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं वेयर, जहाँ पे वेयर आई जो है आपका करंट है और N जो है कंडक्टर में फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, और जो आपका E है, E वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो A है उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब ऐसे यदि कंडक्टर है ऐसे, तो ये इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया इसको बोलेंगे कि ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं। तो A है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, और जो VD है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब थोड़ी सी एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे कि जो आपका I निकल के आया फार्मूला, I = NE/AVD, इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे, जैसे देखिए, एक तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD। अब यहाँ ध्यान देखिए कि जो VD है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का, वो तो कम है, बहुत ही कम है। बहुत कम वो होने की वजह से करंट का मान क्या हो जाएगा? बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है, चार्ज आप जानते हैं कि जो E होता है, ये तो हो गया, E के बारे में समझिए। E भी डिपेंड कर रहा है I के प्रोपोर्शनल। E चूँकि कांस्टेंट है, यहाँ पे यदि ऐसे हम लिख दें कि E तो कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि E का मान तो वही फिक्स है, चार्ज पे कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ यही चार्ज है, तो ये तो फिक्स है। इसके बाद जो A है, A I प्रोपोर्शनल के A,
जितना कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, जितना ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है कंडक्टर का, अब समझिए कि जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा करंट कैरी करेगा ये, यानी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें करंट आई को हम भेज सकते हैं। लेकिन ये सोचिए कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया का मान बहुत ज़्यादा लेंगे हम, तो कंडक्टर की मोटाई क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जितना ज़्यादा मोटा कंडक्टर होगा उतना ज़्यादा ही आपको कास्टली पड़ेगा। अब ये बढ़ गया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया यदि ये बढ़ गया तो कास्ट बढ़ जाएगा, कास्ट बढ़ जाएगा। क्या बढ़ने से, ए बढ़ने से। और हम इंजीनियरिंग इसीलिए पढ़ रहे हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया कम रखें ताकि कास्ट कम हो। ज़्यादा नहीं रख सकते, हालांकि ए का मान रखेंगे, ज़्यादा करंट यदि हमें जहाँ पे फ्लो करना है तो ए का मान रखेंगे, लेकिन फिर भी एक लिमिटेशन में। ये नहीं कि इतना ज़्यादा ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें, इतना ज़्यादा मोटा कंडक्टर ले लें कि उस कंडक्टर की मोटाई इतनी ज़्यादा हो जाए कि पैसा ज़्यादा खर्च हो, फिर इंजीनियरिंग पढ़ने कोई मतलब ही नहीं है। एक और इसमें बच जाता है, एक आपका जो है कि आई प्रोपोर्शनल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन। अब सोचिए कि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना करंट का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब कि हम कोशिश करेंगे कि उस मटेरियल का चयन करें, चूज करें, चूज मटेरियल जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। जैसे कॉपर का हमने एग्जांपल दिया, चांदी भी है उसमें भी है, एल्युमिनियम है उसमें भी है। तो ये सारे चीज़, सारे कंडक्टर का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा हमेशा, ऑलवेज। इसी में एक छोटा सा और एक टॉपिक है, इसमें करंट डेंसिटी होती है। अभी करंट डेंसिटी भी आगे पढ़ा जाएगा, ये यहाँ पे आ गया है तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। करंट डेंसिटी यहाँ पे आ गया तो करंट डेंसिटी आप पढ़ लीजिए, नहीं तो करंट डेंसिटी तो आपको आगे मिलेगी। करंट डेंसिटी, अब ये ध्यान रखिएगा, जितना भी हम करंट, जितने भी पढ़ेंगे या जितना करंट के बारे में हम बोलते हैं या कुछ कहते हैं करंट के बारे में, तो वास्तव में वो ड्रिफ्टिंग करंट ही होता है जो आईडी होता है, ठीक है। जो आईडी है और वो क्या होता है, NEAVD, यही होता है उसका फार्मूला, ठीक है। ये करंट है, यही जो करंट है जो फ्लो होता है। करंट डेंसिटी समझिए, करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं, ज़्यादातर J से करंट डेंसिटी को। और इसका जो डिफिनीशन होता है लिख लीजिए, इसमें इसका डिफिनीशन लिख लीजिए। द करंट डेंसिटी, द करंट डेंसिटी J, the current density J is defined as current per unit area, पर यूनिट एरिया जो करंट डेंसिटी का ये फार्मूला होता है, ठीक है। यदि हम करंट डेंसिटी की बात करें तो J से डिनोट करते हैं, J इक्वल टू के I बाई क्या, A, ये फार्मूला है। I का मतलब क्या है, करंट है, I आपका करंट है, और A है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। A क्रॉस सेक्शनल एरिया किसका एरिया, कंडक्टर का। अब यदि अभी जस्ट आपने पढ़ा है करंट डेंसिटी J बराबर के I का मान रख दें NEAVD, ठीक है भाई। ये A से A क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया, तो जो करंट डेंसिटी J निकल के जो आया है वो हो गया NEVD, ये करंट डेंसिटी है। इसका मतलब जो करंट डेंसिटी है वो भी J प्रोपोर्शनल के, एक तो N है और दूसरा J प्रोपोर्शनल के VD है, ये करंट डेंसिटी, ठीक है। और करंट डेंसिटी की जो यूनिट होती है, करंट डेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर,
मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये इसका जो है कि यूनिट है ये, ठीक है, इतने याद रखेंगे। और इसमें और एक आध दो चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखिए, इसी से रिलेटेड, करंट डेंसिटी से ही रिलेटेड है बिल्कुल। तो इसमें लिखिए कि जो करंट डेंसिटी होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है, यानी कि जो जे है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है जिसको ऐसे जे से वेक्टर से ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो आपका ए है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, एरिया वेक्टर जिसको बोलते हैं। जो ए है इसको वास्तव में एरिया वेक्टर, ये कभी फिजिक्स यदि आप पढ़े होंगे तो ध्यान देंगे कि एरिया को एरिया वेक्टर कहते हैं, ठीक है, उसको ऐसे डिनोट करते हैं। और इसीलिए करंट एक नॉन वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, क्योंकि आई जे डॉट ए, ठीक है, ये अब जानते हैं कि दो वेक्टर की क्वांटिटी जो है कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वैसे आई को स्केलर ना बोल के इसको टेंसर क्वांटिटी भी बोली जाती है। आई एक वास्तव में, आई आपका वेक्टर ना तो स्केलर, दोनों नहीं है, तो ज़्यादातर आई को एक अलग ही नाम दिया जाता है, टेंसर क्वांटिटी। अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि एक तो आई स्केलर, यदि नहीं टेंसर दिया है तब तो आप स्केलर मार दीजिए, वेक्टर तो ऐसे नहीं मारना है करंट को, स्केलर दे दीजिए, स्केलर दिया तो स्केलर हो जाएगा। जे इंटू ए का यदि डॉट हमने किया है तो आई आपका वैसे भी स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन आई को हम टेंसर क्वांटिटी हम बोलेंगे कि आई एक टेंसर क्वांटिटी, यदि कहीं दे देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो फिर आप स्केलर ही उसको करके आएंगे कि स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट करंट, ठीक है, आईडी का बहुत ही ज़्यादातर यूज है। ज़्यादातर इसका यूजेज जो है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देखने को मिलता है, जहाँ पे हम मोबिलिटी पढ़ते हैं, वी डी इक्वल टू के म्यू इंटू ई भी एक फार्मूला होता है, उसको ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम देखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही उसको पढ़ेंगे मोबिलिटी के बारे में, मोबिलिटी क्या होता है। इसमें भी आगे आता है, तो आगे आपको जो है कि मोबिलिटी के बारे में बताया जाएगा, मोबिलिटी क्या चीज़ है, ठीक है। बाकी जो भी सारी चीज़ें आपको बताई गई बहुत ही यूनिक चीज़ बताई गई है, तो आप उसको अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। अब इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं दो, जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, न्यूमेरिकल है, कि एक 60 वाट का, लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, ए 60 वाट लाइट बल्ब हैज ए current of 0.5 एम्पियर following it कैलकुलेट, पहला जो आपको कैलकुलेट करना है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग ए क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए क्वेश्चन ये कि ए 60 वाट लाइट बल्ब हैज ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, फॉलोइंग कैलकुलेट क्या करना है, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन पासिंग ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फिलामेंट। और दूसरा जो है वो क्या करना है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट पास क्रॉस सेक्शन इन 1 आवर, यानी 1 घंटे में इलेक्ट्रॉन कितना पास कर रहा है, एक तो वो आपको बताना है। तो सॉल्यूशन में देखिए पहला जो है कि जो पहला पॉइंट जो पूछा हुआ है, आप एक जानते हैं फार्मूला कि आई बराबर के क्या होता है, Q बाई टी, ठीक है। Q को हम लिख सकते हैं N इंटू ई, तो यदि एन ई यहाँ पर रख दें तो आई इक्वल टू एन इंटू ई बाई क्या हो जाएगा, टी। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है एन, तो एन बराबर के आपका हो जाएगा आई टी बाई ई, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा कि दिया है कि एरिया फिलामेंट कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द फिलामेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन निकाला जाए इक्वल टू आई
आई का मान दिया है कितना 0.5 एम्पियर, तो इसको डायरेक्ट रख रहे हैं यहाँ पे 0.5 एम्पियर इंटू के टाइम नहीं दिया है तो 1 हम मान के चलते हैं, ठीक है 1.6 या ये ले सकते हैं आप पास क्रॉस सेक्शन इन 1 हावर, और सेकंड में लेंगे पर सेकंड। ध्यान रखिएगा इसकी जो यूनिट होती है आई की जो यूनिट है आई इक्वल टू के कूलाम पर सेकंड, ठीक है। तो हम टाइम जो ले लेंगे यहाँ पे टाइम नहीं दिया है, मेंशन भी कर सकते हैं कि t बराबर के 1 सेकंड, ठीक है। तो 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस कितना 19। अब ये निकालेंगे कितना आ गया, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा 3.1 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे निकलेंगे। दूसरा देखिए, दूसरा जो इसका क्वेश्चंस दिया हुआ है इसमें पूछा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट पास द क्रॉस सेक्शन इन 1 हावर, 1 हावर में कितने जो है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 1 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना निकलेगा, तो अब जानते हैं कि एक तो चार्ज पूछ रहा है ना, तो Q बराबर IT उसी वाले फार्मूले से, ये करंट का फार्मूला आपको बताए हुए थे कि करंट का मतलब कि जो चार्ज रेस्पेक्ट टू टाइम में फ्लो करेगा तो वही करंट होगा। तो ये हो गया आपको टी जो है टी दिया है 1 हावर, ये आपको पता है एम्पियर पता है, और Q चार्ज निकल जाएगा तो हम Q बराबर के NE कर लेंगे। तो यहाँ से जो है कि N निकाल लेंगे, नंबर कितना होगा, तो Q का मान रखते हैं, इसका I का मान कितना है 0.5 एम्पियर गुड़े T कितना है 1 घंटा, इसको सेकंड में बदलते हैं, जानते हैं आप सेकंड में ही बदलेंगे लगाएंगे, तो Q जो निकल के आएगा वो 1800 कूलाम, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम इससे निकाल देते हैं, N बराबर हो जाएगा Q बटे के E, तो Q का मान कितना है 1800 बटे के 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19, तो N बराबर हो जाएगा ये 1.1 इंटू 10 के पावर 22 क्या इलेक्ट्रॉन्स पर हावर्स। इतना इलेक्ट्रॉन 1 घंटे में इतना इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा निकलेगा, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करिए, रीड करने के बाद क्वेश्चन को, इसके बाद इसको जो है कि आप अच्छे से लगाना स्टार्ट करिए। एक और क्वेश्चन इसमें देखते हैं, ठीक है। इसको भी लिख लीजिए कि ए कॉपर वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 mm स्क्वायर, ठीक है, इज 4 मीटर लॉन्ग एंड कैरीज a current of 10 एम्पियर। the number density of free electron is 8 इंटू 10 के पावर 28 प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। ये हो गया। हाउ मच पूछा क्या है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल the length of wire, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत सारी कंसेप्ट क्लियर होगा। देखिए दिया कि एक कॉपर वायर ऑफ एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है 4 mm स्क्वायर, 4 मीटर लंबा है, कैरी ये करंट 10 एम्पियर का उसमें करंट फ्लो कराया जा रहा है,
नंबर डेंसिटी या फ्री इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है उसमें वो 8 × 10⁻28 इतने इलेक्ट्रॉन है 1 मीटर क्यूब में। पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगी, ज़रूरत पड़ेगी एक इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने पे आप लंबाई, यानी कि वायर के लंबाई को ट्रेवल करने में एक इलेक्ट्रॉन को कितना टाइम लगेगा यदि कॉपर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया 4 mm² है, 4 मीटर लंबा है और 10 एम्पियर का उसमें करंट फ्लो आ जा रहा है। उसकी जो डेंसिटी है वायर की उसमें 8 × 10⁻28 प्रति मीटर क्यूबिक जो है कि आपका इलेक्ट्रॉन है। तो पहले आपका जो सर्वप्रथम है, पहले आपको क्या करना है कि जितने भी यूनिट दिया है आपकी यूनिट को जो है कि अच्छे से बदलना है, ठीक है। तो यूनिट का पहले तो आपका क्या क्या दिया है देखिए सॉल्यूशन में, ध्यान समझिए। सॉल्यूशन पहले तो आपका आई दिया है, करंट कितना दिया है 10 एम्पियर, सही है, ठीक है। एरिया जो दिया क्रॉस सेक्शनल एरिया वो दिया आपका 4 mm², किसका, वायर का। इसको मीटर क्यूब में मीटर स्क्वायर बदलते हैं, तो मीटर में बदलने के लिए 4 × 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में। ई का मान आप जानते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री इसमें दिया हुआ, निकालना नहीं आपको, 8 × 10⁻28 क्या प्रति मीटर क्यूब, ये दिया हुआ एरिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। अब इसमें पहला चीज़ क्या हमें निकालना है, पहले हमें क्या चाहिए, हमें वो टाइम निकालना है कि टाइम जो होगा वो टाइम कितना होगा जो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। तो टाइम यदि निकाला जाए तो आप ध्यान से यदि समझिए कि एक फार्मूला होता है कि चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है, समय, ये होता है चाल बराबर, एकदम सिंपल समझिए। तो अब यदि वेलोसिटी है, हम जानते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है भाई, vd है। लेंथ क्या होगा, कंडक्टर का लेंथ होगा, और t ये t, इसका मतलब कि हमें यही t चाहिए जो t बराबर होगा आपका L/के vd। लेंथ तो हमें दिया हुआ है 4 मीटर, ठीक है, उसका यूनिट भी सही है। हमें यदि vd का मान निकालना है, vd का मान निकालना है, बस ला के यहाँ पे रख दें इस वाले फार्मूले में। तो vd का मान देखिए निकालते हैं। vd का मान आपने एक करंट के रूप में फार्मूला पढ़ा, I = NEA vd। तो यहाँ से vd निकाल लें, vd क्या हो जाएगा बताइए, I/के NAE। तो vd बराबर नंबर ऑफ करंट कितना है, करंट बताइए 10 एम्पियर, और n है, n दिया हुआ 8 × 10⁻28, और इसके बाद a अभी निकाला गया है 4 × 10⁻⁻6, ठीक है। इसके बाद गुणे 1.6 × 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करेंगे तो जो vd निकल के आएगा वो आ जाएगा 1.95 × 10⁻⁻4 मीटर/सेकंड, ये vd आ जाएगा। अब यहाँ पे t निकाल लें, t बराबर के l का मान कितना दिया, l का मान 4 मीटर है, 4 मीटर बटे के 1.95 × 10⁻⁻ क्या है 4 है। अब इसको निकालेंगे यदि तो ये आ जाएगा t का मान, कैलकुलेशन करके आप लोग देख लीजिएगा, 2.05 × 10⁻4 सेकंड, घंटे में बदलें यदि तो ये आ जाएगा 5.7 हावर्स। अब ये समझिए कि आपका इतना ही चलने पे, ठीक है, लगभग 4 मीटर की दूरी तय करने पे, 4 मीटर की दूरी तय करने पे इलेक्ट्रॉन को समय जो लगता है वो लगभग जो है कि 5.5 घंटे से ज़्यादा का टाइम जो है कि लगता है। अब समझ गए ना कि ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी कितनी इसकी कम है, इसी वजह से बताया कि ड्रिफ्टिंग वेलोसिटी बहुत कम है, जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी पहुंचने में बहुत ही देर लगेगी। तो इस क्वेश्चन ये आपको क्लियर कर रहा है, न्यूमेरिकलाइज क्लियर किया गया है कि आपको इतना ये सारी चीज़ें जो है कि कितना समय लग जाता है, ठीक है। इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जिसको आप उसको भी कर लीजिए, वो भी और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर फिर देखते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए।
find the velocity of charge leading 1 एम्पियर करंट, यानी कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, विच फ्लो इन ए कॉपर। कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है वो दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे लिख दे रहे हैं हम, वो दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। और जो लेंथ दिया है कंडक्टर का, जो एल दिया है वो दिया है 10 किलोमीटर, ठीक है। और फ्री इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी दिया है ऑफ कॉपर का वो दिया है 8.5 इंटू 10 के पावर 28 प्रति मीटर क्यूब कॉपर का। इसके बाद तो पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग विल it take the electric charge to travel from one end of the conductor to other, दूसरे छोर पे पहुंचने में, ठीक है। अब ये जो है कि सॉल्यूशन, पहले इसको समझ लीजिए। दिया कि पहले तो वेलोसिटी चार्ज की ज्ञात कीजिए, 1 एम्पियर का करंट है जिसमें फ्लो हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया उसकी ये है, कंडक्टर की लंबाई ये है, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें इतने हैं। और फिर दूसरा जो पूछा है ये सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन जो पूछा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक द टाइम, कितना टाइम लेगा इलेक्ट्रिक चार्ज 1 छोर से दूसरे छोर पे पहुंचने पे। तो सॉल्यूशन देखिए, पहले तो आप जान चुके हैं कि हमें भी निकालना है, यदि क्या पूछा है भी ना, विच ऑफ द कॉपर फाइंड द वेलोसिटी, तो आप समझ गए हैं कि वी डी हमें निकालना है। तो वी डी यदि आप निकालते हैं तो वी डी का फार्मूला क्या है कि I/N/E ये तो फार्मूला है। तो V निकालिए, I का मान कितना है 1 एम्पियर है, ये दिया है 8.5 इंटू 10 के पावर कितना 28, इलेक्ट्रॉन आपको पता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस कितना 19, और ये 1, ये देखिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बदलेंगे तो 1 इंटू 10 के पावर -4 ये मीटर स्क्वायर में बदल गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको यदि कैलकुलेट करें v को, वेलोसिटी को, वी डी इक्वल टू को, तो निकल के आ जाएगा 7.35 इंटू 10 के पावर -7 मीटर पर सेकंड, जिसको हम वी डी इक्वल टू लिख सकते हैं 0.735 माइक्रोमीटर पर सेकंड। समझिए वेलोसिटी कितनी कम है, या यहाँ भी आप देख सकते हैं वेलोसिटी कितनी कम है। तो न्यूमेरिकली आपको ये क्लियर पता चल गया कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, बहुत कम होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब इसी में एक और जो पूछा हुआ है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक द इलेक्ट्रिक चार्ज टू ट्रेवल फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंडक्टर टू अदर, यानी कि दूसरे एंड पे कितना इसका जो है कि जाने में टाइम कितना लगेगा। तो ये भी कंसेप्ट ही क्लियर करेगा, ठीक है। देखिए टाइम टेकन बाय द चार्ज टू ट्रेवल कंडक्टर लेंथ ऑफ 10 किलोमीटर। तो वही फार्मूला लगाएंगे जो पिछले सवाल में लगाए, टी इक्वल टू कितना डिस्टेंस
डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है, 10 × 10⁻³ किलोमीटर दिया है ना। 7.36 × 10⁻10 वेलोसिटी अभी निकाला गया, कितना आया, 7.35 × 10⁻⁷। ठीक है। कैलकुलेट यदि इसको करेंगे तो जो टाइम निकल के आएगा वो आएगा 1.36 × 10⁻10 सेकंड। ठीक है, ये निकल के आया। अब इसको यदि साल में कन्वर्ट करें, ठीक है, साल में कन्वर्ट करें, सेकंड को पहले मिनट में, मिनट को घंटे में, घंटे को दिन में, दिन को साल में, तो ये पूरा निकल के आएगा 431 ईयर। मतलब कि 10 यदि किलोमीटर सफ़र करना पड़ जाए तो 431 किलोमीटर, 431 ईयर, साल लगेंगे, 431 साल लग जाएंगे आपको इलेक्ट्रॉन को इस कंडक्टर से एक छोर से लेके दूसरे छोर पे पहुंचने से। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक पहुंचने में वो टाइम लगेगा। ठीक है, ये 10 किलोमीटर की लेंथ है और टाइम जो इलेक्ट्रॉन को लग जा रहा है वो टाइम आपका 431 ईयर, साल लग रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं अगला पार्ट।